यदि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करनी हो तो सबसे पहले देखी जाती है उस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस हिस्ट्री जितनी लंबी हो उतना ही आसान होता है डिसीजन लेना, क्योंकि यदि लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो स्कीम की परफॉर्मेंस का तो इससे पता चलता है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में उस स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी स्कीम की जिसकी 24 इयर्स लॉन्ग परफॉर्मेंस हिस्ट्री है और इस फंड के इंसेप्शन से अब तक यदि देखा जाए तो स्कीम ने लगभग 21% की एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ दर्ज की है। इससे पता चलता है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की संभावना रहती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मैं बात कर रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की। एक इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उस फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उन पर, यानी कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स पर। हालांकि किसी फंड की परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन एक एक्टिव फंड मैनेजर से यह उम्मीद की जाती है कि उस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनमें यदि जरूरत पड़े तो सही समय पर बदलाव किया जाए ताकि उसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिल सके। फ्लेक्सी कैप फंड बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है कि जहां पर सभी तरह के सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप फंड का जो टोटल असेट होता है उसका मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन किया जाता है। लेकिन किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में कितना एलोकेशन होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास होती है। यदि हम आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो फंड का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है उसका लगभग 75% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, लगभग 21% मिड कैप में और लगभग 4% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। मोस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 7 to 8% के रेट से ग्रो होगी और बाय 2030 वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। पिछले 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे कि रेरा, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वगैरह, और इसका फायदा आने वाले समय में इंडिया को मिलेगा। मार्केट आउटलुक को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, केमिकल्स, आईटी, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल में इस फंड का एलोकेशन अधिक है। यदि मैं स्कीम के पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसमें टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स, आईटी, फार्मा, फाइनेंस एंड टेलीकॉम। 23.37% वेटेज के साथ पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर नंबर 1 पर है और आईटी में हिस्सेदारी लगभग 13.56% की है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन और हाई इन्फ्लेशन अगले कुछ महीनों के लिए कंज्यूमर डिमांड पर असर डाल सकती है, लेकिन लिक्विडिटी घटने और क्रेडिट ग्रोथ डिमांड इंप्रूव होने से मीडियम टर्म में प्राइवेट बैंक्स और बड़ी एनबीएफसीज में अच्छी ग्रोथ की संभावना है। अक्रॉस द वर्टिकल टेक्नोलॉजी की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जिससे आईटी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। हेल्थ केयर की बात की जाए तो डोमेस्टिक बिजनेस आउटलुक मजबूत है, हालांकि एक्सपोर्ट बिजनेस डिमांड और सप्लाई चेन के हिसाब से विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में सिचुएशन इंप्रूव होने की उम्मीद है। लो पेनिट्रेशन, इंप्रूव्ड एफोर्डेबिलिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन, इनकी वजह से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है और कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अधिकतर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी प्री पैंडेमिक के लेवल पर पहुंच जाएगी। टेलीकॉम टैरिफ में प्राइस हाइक और 4G पेनिट्रेशन बढ़ने से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ने की उम्मीद है, जिसका टेलीकॉम कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा और टेलीकॉम मेजर अर्निंग ड्राइवर साबित होंगे। इसलिए इस स्कीम के पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि इन सब बातों का इस स्कीम की परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। यदि स्कीम के करंट पोर्टफोलियो को देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले
फंड के पोर्टफोलियो में कुछ परफॉर्मिंग स्टॉक्स का वेट अधिक रखा गया है ताकि फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर सके। ये स्कीम 27 अगस्त 1998 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन ये स्कीम लगभग 21% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज कराने में कामयाब रही है। मैं आपको बता दूं कि यदि किसी इन्वेस्टर ने सिंस इंसेप्शन इस स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो यानी कि यदि 1000 रुपीज लमसम में इन्वेस्ट किए हों ऑन द डे ऑफ इंसेप्शन, तो एज ऑन 31 जुलाई 2022 वो 1000 रुपये बढ़कर हो गए होंगे 1,08,000 से भी अधिक। और यदि किसी इन्वेस्टर ने 1000 पर मंथ की SIP की हो इस स्कीम में सिंस इंसेप्शन, तो उस इन्वेस्टर के पास एज ऑन 31 जुलाई इकट्ठे हो गए होंगे लगभग 39,24,000 रुपीज। एज ऑन 31 जुलाई 2022 स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 15,600 करोड़ का है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अनिल शाह, जो कि इस फंड को अक्टूबर 2012 से मैनेज कर रहे हैं और जनवरी 30, 2021 से मिस्टर विनोद भट्ट को भी इस फंड को जॉइंटली मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो हमने देखा कि किस तरह से एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन जर्नी में मददगार साबित हो सकता है। तो यदि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका इस स्कीम से जुड़ा हुआ या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई सवाल हो या सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।